एक बार इसको सेशन को शेयर कर दीजिए और अभी अपन नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर या 25 मिनट के अंदर अपन पढ़ेंगे पॉलिटी। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे 45 इसके। अब पॉलिटी के मामले में आप जिसको भी रुचि है, चाहे रेट का मामला हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरएएस का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, वनपाल का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है पॉलिटी का जो मैं पार्ट अभी लेने जा रहा हूं नॉन स्टॉप। शेयर कर दिया भाई, स्टार्ट करें। थोड़ा सा मामला पॉलिटी पे देखेंगे। जब पॉलिटी का मामला है अपन स्टार्ट करेंगे 1909 का। आपको पता है कि अंग्रेज भारत में आए थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश शासन का सीधा हुकूमत चलने लगी, ब्रिटिश शासन की, और भारत में विभिन्न प्रकार के अधिनियम बने, ब्रिटिश का राज रहा, कई तरह के आंदोलन भी हुए देश को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से। इसी के बीच एक जो अधिनियम बना था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। मार्ले मिंटो में मार्ले जो है भारत के सचिव और मिंटो वायसराय उस समय के थे, इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था 1909 में। भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम है भारत शासन अधिनियम, शासन अधिनियम, इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद में 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय, एक बार भाई शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक ये लाभ पहुंचे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, ये 1919 का। इसके तहत जो है इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यानी चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे और मॉन्टेग्यू उसके भारत के सचिव थे। इसमें द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी, जिसका विरोध भी हुआ था, जिसको डायरकी बोलते हैं। डायरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, द्वैध शासन प्रणाली, जिसका विरोध हुआ था। और इसी के तहत साइमन कमीशन बना था 1927 में। साइमन कमीशन 1927 में बना था। जब 1919 के इस भारत शासन अधिनियम का विरोध होने लग गया था, तब साइमन कमीशन 1927 में आया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। अब भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसमें ये द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा भारत में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुई, वो भारत शासन अधिनियम 1937 के तहत उसको 1935 के तहत हुई थी। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इस अधिनियम के तहत हुई थी। इसके अलावा यूपीएससी की स्थापना, अलग अलग राज्यों में पीएससी की स्थापना यानी राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से हुई थी। उसके बाद में मांग उठने लगी कि भारत का संविधान हो, भारत आज़ाद हो। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने देश में जो है भारत का खुद का अपना संविधान बनाने की मांग करी थी 1895 में। उसके बाद में अलग अलग मांग होती गई। जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें भी ये मांग उठी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ये मांग उठाई थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाए। उसी मांग को दृष्टिगत रखते हुए एक क्रिप्स मिशन, उस समय ब्रिटेन में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो एक प्रस्ताव लेके आए थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे करना है। ये प्रस्ताव, उनका जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था, वो भारतीयों को स्वीकार नहीं था और इसको महात्मा गांधी ने एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसको। उसके बाद में 1942
में जो क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद 1946 में त्रिस्तरीय जो कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन आया था, जिसके पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता करी थी। उसमें भी क्रिप्स भी शामिल थे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी शामिल थे। ये 3 सदस्यीय 10 कैबिनेट मिशन आया था और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भारत में जो संविधान बनाना है उसके लिए संविधान सभा की स्थापना की जाए। अब संविधान सभा की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि इसमें 389 मेंबर हो। 389 मेंबर किस प्रकार से हो? 389 मेंबर हो जिसमें 292 तो हो ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो एरिया था उसके सदस्य निर्वाचित हो, प्लस 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी, तो 4 उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी, ABCD, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, 4 चीफ कमिश्नरी थी। और उस समय 93 रियासत थी। इनके टोटल सदस्य बनने थे 389। तो ये सदस्य जो है 93, ये तो सदस्य मनोनीत होने थे रियासतों से, ये सदस्य मनोनीत होने थे रियासतों से, और इन सदस्यों का चुनाव होना था। अब इन सदस्यों का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में 208 सदस्य तो जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने सदस्य जीते थे, और 73 सदस्य जीते थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के सदस्य, टोटल सदस्य कितने थे? 389। तो ये कुल मिला के जो संविधान सभा बनी थी, ये एक तरह से निर्वाचित भी थी, क्योंकि ये जो सदस्य थे निर्वाचित थे और ये सदस्य मनोनीत थे। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार की ये संविधान सभा थी। अब इस संविधान सभा में जब इसकी पहली बैठक हुई तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए? अध्यक्ष, इसमें प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे ज़्यादा उम्र में थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। ये जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी पहली, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तत्पश्चात 11 दिसंबर को जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था। ये ही उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही आगे जो नींव रखी गई थी प्रस्तावना की, वो इसी उद्देश्य के आधार पर रखी गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जिसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में जब ये संविधान सभा अपना काम करने लग गई, 3 जून 1947 को इसमें कई जगह मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। उनकी डिमांड थी कि हमारे लिए देश अलग बने, पाकिस्तान की मांग उठने लग गई थी। तो 3 जून 1947 को जब उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की एक प्रस्ताव रखा, जिसको मुस्लिम लीग ने और सब लोगों ने स्वीकार कर लिया था। और यही 3 जून 1947 के प्रस्ताव के आधार पर ये भारत और पाक विभाजन का ये प्रस्ताव के बाद में कि ये दोनों देश अलग अलग होंगे, ये यहीं से रूपरेखा स्टार्ट हुई थी 3 जून 1947 को। उसके बाद में भारत जो संविधान सभा थी 1947 में 15 अगस्त 1947 इसमें देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के समय जो मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे जो पाकिस्तान में उस एरिया में आ रहे थे, और कुछ सदस्य है वो इंडिया में ही रह रहे थे। इस प्रकार से उसके बाद जब देश विभाजन हुआ, भारत और पाक अलग अलग देश बन गए, तो उस समय इंडिया में, भारत में 299 सदस्य संविधान सभा में रह गए थे। 299
संविधान सभा में रह गए थे। अब इसमें 299 में 70 तो थे रियासत, 70 रियासत और 3 चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी में ये जो बलूचिस्तान है वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और दिल्ली, ये तीनों इंडिया में रहते और बाकी जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से। इस प्रकार से 299 सदस्य रह गए थे देश विभाजन के बाद में संविधान सभा, भारत की संविधान सभा में। एक बार शेयर कर दीजिए भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अपन इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। अब ये जो संविधान था, इस संविधान का प्रारूप सबसे पहले पी.एन. राव ने तैयार किया था। इसका प्रारूप पी.एन. राव ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे पी.एन. राव। इन्होंने सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का, उसके उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था भीमराव अंबेडकर ने। 1947 देश आज़ादी के बाद में प्रारूप समिति बनी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बहुत लर्नेड पर्सन थे। पी.एन. राव जो भारतीय जो संविधान सभा के सलाहकार थे, ये आगे जाकर के जो जो इंटरनेशनल कोर्ट थे उसमें ये जज बने थे पी.एन. राव। अब भीमराव अंबेडकर जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए थे, इन्होंने बहुत से सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। इसके अध्ययन करने के बाद में इसका ड्राफ्ट जो पी.एन. राव ने प्रथम दृष्टया तैयार किया था, उसी ड्राफ्ट को आगे बढ़ाया था। अब आप जानते होंगे कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे? आप बता सकते हो क्या कमेंट्स के माध्यम से, ये कहाँ से सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर कहाँ से ये सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर पहले ये पूर्वी बंगाल से, जब ये बॉम्बे से चुनाव लड़ा था तो ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद इन्होंने पूर्वी बांग्लादेश से चुनाव लड़ा था और जब देश विभाजन हुआ तो वो पार्ट जब पाकिस्तान में चला गया था तो इन्होंने डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, उन्होंने बॉम्बे के बीजी खेर जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि इनको एक सीट खाली कराई जा करके भीमराव अंबेडकर को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। तो भीमराव अंबेडकर ने दोबारा बॉम्बे से, यानी पुणे से, बॉम्बे में जो पुणे जगह थे वहाँ से चुनाव लड़ करके ये संविधान सभा में सदस्य बने थे। क्लियर? उसके बाद में जब भीमराव अंबेडकर ने ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की जो टोटल बैठक हुई थी वो हुई थी 12 बैठक। संविधान सभा की जो टोटल बैठक हुई थी वो 12 बैठक हुई थी। 11वीं जो बैठक थी, इस 11वीं बैठक में संविधान को, भारतीय जो संविधान को है, इसको अंगीकृत स्वीकृत कर लिया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब इस ये जो 11वीं बैठक थी, टोटल बैठक हुई 12वीं जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत स्वीकृत कर लिया गया था। इस संविधान में उस समय 20 नवंबर को 16 अनुच्छेद आर्टिकल लागू हो गए थे। ये डिटेल दी गई है 394 आर्टिकल में। उसके बाद में बाकी का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब ये जो 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान को स्वीकार किया गया था, उस दिन को विधि दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। ये पहले विधि दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे थे। उसके बाद में 2015 में इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे, जब 125वीं वर्षगांठ थी बाबा भीमराव अंबेडकर की। 125वीं वर्षगांठ के 2015 से इसको विधि दिवस से संविधान दिवस के रूप में मनाने लग गए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू किया गया। अब ये उस दिन आप कह सकते हो इस 26 नवंबर 1949 को जब स्वीकार कर लिया गया था तो ये क्यों उस दिन पूरा लागू नहीं हुआ? ये विशेष दिन था जब लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का।
उसमें ये तय किया गया था कि हर साल 1930 से कि हर साल 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी दिन का इंतजार करते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ये पूरा लागू किया गया संविधान। तो भारतीय जो संविधान है वो जो लागू, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए भाई प्लीज, फटाफट देखते हैं कि कितने आप और बढ़ सकते हो संख्या में। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब इससे पहले जब अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी को, इसी दिन राष्ट्र गान जनगण मन अधिनायक और साथ के साथ वंदे मातरम जो है उसको राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। अब ये जनगण मन अधिनायक है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित, जो कोलकाता अधिवेशन था 1911 का, उसमें सर्वप्रथम ये गाया गया था। 52 सेकंड का है और ये बांग्ला भाषा में था। उसके बाद जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ से लिया गया है और ये आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। ये कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था। क्लियर? तो संविधान इस प्रकार से, ये संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और ये संविधान लागू हुआ था। जब संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। उस समय इसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद अभी वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अब आपको पता होगा पहली अनुसूची क्या है, इसको अपन स्पोर्ट से याद कर सकते हैं। स्पोर्ट से पहली अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्य का वर्णन है कि कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका वर्णन इसमें है। तो वर्तमान में 28 राज्य, 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सेकंड जो अनुसूची है उसमें दी गया है कि इनका पेमेंट, इनकी वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। जो भी इन्हें संवैधानिक पद है उनकी वेतन के बारे में वर्णन है। तीसरा जो अनुसूची है उसमें है ओ से मतलब ओथ यानी शपथ, पी से पेमेंट, ओ से ओथ यानी शपथ, जो शपथ लेते हैं उसके बारे में ये डिटेल दी गई है। चौथी जो अनुसूची है उसमें है किस स्टेट से कितने, यूटी से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, उसका वर्णन है, वो अनुसूची 4 में दिया गया। इसी प्रकार से जो टी है ट्राइबल बेल्ट है, अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका वर्णन दिया गया है। अभी जो 10 स्टेट है उसमें विशेष व्यवस्था की गई है इस 5वीं अनुसूची के तहत। इसी प्रकार जो 6ठी अनुसूची है, 6वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा 4 जो स्टेट है, 4 स्टेट है उनमें विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है 5 और 6, उनमें एक प्रकार का विशेष प्रशासन की व्यवस्था के लिए अनुसूची 5 और 6 है। इसी प्रकार से अनुसूची जो 7 है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अब आपको पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची पहले 97 थी, अभी इसकी संख्या 100 है। इसी प्रकार से आपको पता होगा जो 47 समवर्ती सूची थी वो 52 हो गई और जो 66 राज्य सूची थी वो 61 हो गई। इसमें से 5 इसमें जोड़ दी गई। इस प्रकार से ये है संघ सूची, ये है समवर्ती सूची, ये है राज्य सूची। तो इस प्रकार से ये इसमें अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 में है वो भाषा है। कितनी भाषा है अभी? वो 22 भाषाओं का भी इसमें शामिल किया गया है, 22 भाषाएं। इसी प्रकार से जो अनुसूची 9 है, अनुसूची जो 9 है ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन से 1951 में। अब आप देखोगे जब ये जो संविधान सभा थी तो 1951 में तो संसद थी नहीं, तो ये प्रथम संविधान संशोधन किसने किया था? उस समय जो संविधान सभा जो थी
वो संसद के रूप में भी काम करती थी। 24 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा तक रही। उसके बाद में ये केवल संसद के रूप में कार्य करती थी, वही संविधान सभा। उसी संविधान सभा ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को चुना था और उन्होंने शपथ ली थी 26 जनवरी 1950। तो जब पहला जब संशोधन किया गया था, वो इसी संविधान सभा ने, जो संसद के रूप में कार्य कर रही थी, उसी ने ये संविधान संशोधन किया था और 9वीं अनुसूची जोड़ी थी 1951 में। ये भूमि सुधार से और जमींदारी उन्मूलन प्रथा से संबंधित थी। 1951 में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट से मुझे बताएं। क्यों, मैं नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको समझ में आ रहा तो जारी रखा जाए। प्लीज टेल मी बाय कमेंट्स। क्या भाई सारे के सारे आवाज लेट पहुंच रही है आपको या? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। मिशन आरएस दल बदल 1951 रिवीजन हो रहा है, बढ़िया, एक्सीलेंट, थैंक यू, कंटिन्यू। अनु मान सिंह पढ़ाओ, बिल्कुल। सारे एक बार थोड़ा सा लाइव कर दोगे तो और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं मोटिवेशन आपको देता हूँ और आप मुझे देते रहो। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। हाँ, तो 9वीं अनुसूची तक अपन आ गए थे। भूमि सुधार उस कानून से संबंधित थी 9वीं अनुसूची। उसके बाद में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1985 में। कौन से संविधान संशोधन से? 52वें संविधान संशोधन से इस अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को। ये दल बदल कानून से संबंधित थी। मतलब कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं सकता। मतलब पार्टी कोई से जीत के आया फिर किसी का साथ देवे तो मतलब वो बेवफा होता है। तो वो वाली बात थी कि ये दल बदल कानून लाया गया था 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में 11वीं अनुसूची, 11वीं जो अनुसूची थी वो किससे संबंधित थी? 73वें संविधान संशोधन से 1992 में पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित अनुसूची थी। वो थी 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से। इसके सब्जेक्ट कितने हैं? 29 विषय इसमें आते हैं पंचायती राज में। 29 सब्जेक्ट आर इंक्लूड इन द पंचायती राज। एंड जब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन से 1992 में। 74वें संविधान संशोधन से 1992 में जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगरपालिका और शहरी निकायों से संबंधित थी। इसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट कवर हो रहे थे। इसमें 18 सब्जेक्ट रखे गए थे और पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट रखे गए थे। इस प्रकार से ये था अनुसूचियों का डिटेल। अब जब ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो इनकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। गणेश वासुदेव मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। कौन करता था? जीवी मावलंकर करते थे इसकी अध्यक्षता। और जब ये संविधान सभा के रूप में संविधान बनाने के लिए काम करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राजस्थान से जो संविधान सभा के सदस्य थे वो थे टोटल 15, जिसमें 12 सदस्य राजस्थान से चुने गए थे, जिसमें अजमेर से मुकुट बिहारी भार्गव, उदयपुर से माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, जोधपुर से जयनारायण व्यास, शाहपुरा भीलवाड़ा से गोकुलाल असावा, कोटा से दलेल सिंह, खेतड़ी से भी वहां के महाराजा। इस प्रकार से राजस्थान से भी ये सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में। ये संविधान सभा बनने के बाद में संविधान का निर्माण हो गया, देश में संविधान लागू हो गया, विधि दिवस के रूप में मनाने जाने लग गया। उसके बाद संविधान दिवस 2015 से ये संविधान दिवस मनाने लगे हैं। अब इसकी जो है पढ़ेंगे प्रस्तावना। आपने पढ़ा होगा ये जो प्रस्तावना है ये यूएसए से ली गई है। यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। इसमें
जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उस संविधान संशोधन से इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। यानी सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी अखंडता, यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब जब भारत प्रस्तावना अपन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इसको शक्ति कौन देता, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, इसको जो जनता है वो इसको संविधान को पावर देती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये विशेषता है। कैसा लोकतांत्रिक गणराज्य पंथ निरपेक्ष, ये इस प्रकार का देश होगा। इसमें 3 प्रकार के न्याय की डिटेल दी गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, इसके अलावा समानता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, 2 प्रकार की समानता का वर्णन है, बंधुत्व, कैसी बंधुत्व, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली और ब्रदरहुड भ्रातृत्व को बढ़ाने वाली बंधुत्व, वो है बंधुत्व। तो ये इस प्रकार का, ये आप डिटेल वाइज इसका देखें। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत स्वीकृत आत्मार्पित, यानी इसको स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना प्रीएम्बल, समझ में आया भाई? प्रीएम्बल जो बेरुवादीवाद था उसमें ये माना गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद में आपको पढ़ा होगा कि जो गोलकनाथ मामला आया था, गोलकनाथ के बाद में मामला आया था केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी जिसमें 13 जजेस थे। इसमें यह माना गया था कि प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अहम हिस्सा है और उसमें संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। और पहला संविधान संशोधन या एकमात्र संविधान संशोधन जो प्रस्तावना के आधार पर 3 शब्द जोड़े गए थे वो है सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? कहीं ऐसा मैं बोलता ही जा रहा हूं और आप कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? एक बार मुझे बता दो आप। थंब का वो निशान लगा के करते हैं ना, क्या करते हैं वो, वैसे बता दो। अरे स्कोर बाद में बताएंगे, अभी इंटरेस्ट लीजिए आप क्लास में, आपका रिवीजन हो जाएगा। अल्केश चौधरी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है भाई। एक बार मुझे बता दो ताकि मैं, ऐसा नहीं कि भाई नॉन स्टॉप में चलता रहूं और मेरी मेहनत का मतलब कोई सहारा ही नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं निकले। तब तो एक बार इस क्लास को और शेयर कर दीजिए ताकि ये सही एग्जाम नियत टाइम पे ही होगा भाई। हाँ, उसके बाद प्रस्तावना के बाद में अपन पढ़ रहे हैं इसका भाग फर्स्ट है। भाग जो फर्स्ट है, अब कहीं ये आ जाए कि जो अनुच्छेद फर्स्ट है उसमें है इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया, और भारत एक अविभाज्य राज्यों का संघ है। यानी इसमें मतलब राज्य को ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से अलग होऊंगा, यानी अनडिवाइडेड स्टेट है। राज्य नहीं है तो बन सकते हैं परंतु भारत से निकल के बाहर नहीं जा सकते। तो ये है भारत के संविधान का अनुच्छेद पहला, यानी भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत, 2 नाम है इसके, इंडिया और भारत। आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में, एक अनुच्छेद में। उसके बाद 2 नंबर अनुच्छेद क्या है? 2 नंबर अनुच्छेद है कि जो इंडिया है वो अपने किसी भी बाहरी भाग को शामिल कर सकता, संप्रभुत्व राष्ट्र है इसलिए वो शामिल कर सकता है या अपने अदला बदली कर सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पे कुछ गांवों की अदला बदली हुई थी 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में, जिसमें कुछ गांव भारत ने बांग्लादेश को दिए थे और कुछ गांव बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। तो ये था 100वां संविधान संशोधन जिसके तहत अदला बदली हुई थी अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद जो 3 है वो ये कहता है कि भारत में है नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, इनका पुनर्गठन हो सकता है, सीमांकन हो सकता है और ये सब काम संसद करेगी। और अनुच्छेद 4 कहता है कि जब ये संसद ऐसे काम करेगी तो ये एक साधारण संशोधन के तहत होगा, इसमें ये जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा, साधारण संशोधन के तहत होगा। यानी स्पेशल बहुमत की जरूरत नहीं है, इसमें एक साधारण बहुमत से हो सकेगा। ये थे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। जो फिर सेकंड नंबर इसका जो पार्ट है
भाग सेकंड है नागरिकता से संबंधित, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इसमें से कोई ज्यादा नहीं, परंतु एक जो CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें आपको पढ़ा होगा कि जो 3 देश है, 3 देश के कुछ धर्मों के लोगों को भारतीय सिटीजनशिप मिल सकेगी जो पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहे हो। वो इसका काफी बवाल भी हुआ था कि धर्म के आधार पे किस प्रकार से इसको शामिल किया गया है, मूल अधिकारों का इससे हनन होता है। इस मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये था CAA जिसका मामला, ये भाग सेकंड में है, सिटीजनशिप से लेकर के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11। फिर है भाग थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो भाग थर्ड है, जो परिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में रिट जिसके संबंध में लगाई जा सकती है। भाग तीन किससे संबंधित है? भाग 3 है फंडामेंटल राइट से संबंधित। ये है परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में इसको लेकर के वाद किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। और ये कहां से लिए गए हैं? USA से। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? USA से लिए गए। परिवर्तनीय है, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। भाग 3 में इनका डिटेल दिया गया है। अब ये जो भाग 12 है, भाग 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में आता है, ये भूगोल वाली राज्य की परिभाषा नहीं है, ये है केंद्र सरकार, स्थानीय, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, इसके अधिकारी, स्थानीय निकाय, सब ये राज्य कहलाएंगे। ये कहता है 12। इसके अलावा जो अनुच्छेद 13 है वो ये कहता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण बनाते समय उनको कम करते हुए कोई कानून नहीं बना सकता, न केंद्र बना सकता, न राज्य बना सकता, न कोई अधिकारी इस प्रकार के कोई आदेश निर्देश जारी कर सकते हैं। ये कहता है 13। अब मूल अधिकार जो स्टार्ट होते हैं मूलतः वो होते हैं 14 से लेके 14, 15, 16, 17, 18। ये है समता का अधिकार। समता के अधिकार में 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सब बराबर हैं। ये कहता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। इसके कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? 361 आर्टिकल, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 105 ये संसद को विशेष अधिकार देता है। इसमें 89 जोड़ दो, आर्टिकल 194 ये विधानमंडल को विशेष अधिकार देता है। ये 3 अपवाद है। इसके अलावा ये विधि के समक्ष समानता है, यानी सब लोग बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। ये छूट जो दे रखी है वो इनको दे रखी है। इसके बाद में आए अनुच्छेद 15, ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई कुएं, बावड़ी, सार्वजनिक स्थान, मंदिर वगैरह, सबरीमाला का केस पड़ा होगा, मंदिर पे जो महिलाओं को जाने से रोक लगी थी वो रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी। इस प्रकार का ये लिंग के आधार पे भेदभाव है। परंतु इसमें भी अपवाद है कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए, बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण वगैरह दिया जा सकता है, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। ये है आर्टिकल 15। फिर 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको नौकरियों के लिए बराबर अवसर मिलेगा। इसका एक अपवाद है लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें अपवाद ये है जैसे SC ST रिजर्वेशन, OBC को रिजर्वेशन दिया गया, 102 जो संविधान संशोधन है, संवैधानिक दर्जा दिया गया NCBC को। इसी प्रकार से जो 103वां संविधान संशोधन है EWS, कमजोर रूप से जो वर्ग है उनको आरक्षण दिया गया नौकरियों में भी और साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी। तो वो 103 संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो 16 है वो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर 17 है, यानी 17 का मतलब खतरा कब है? आप जब अनटचेबिलिटी वाले मामले में अस्पृश्यता करोगे, छुआछूत करोगे तो ये खतरा है आपके लिए। तो अस्पृश्यता का अंत, किसी प्रकार की ये छुआछूत नहीं होगी। यदि छुआछूत करते हो तो ये अपराध होगा। इसके बाद में है 18 है उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं वो उसका धारण नहीं कर सकेगा, सिवाय जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो लीगल रूप से जो देती है उसके अलावा। तो ये था समता का अधिकार 18 तक। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19
20, 21 और 22 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे ध्वजारोहण करना, प्रेस की स्वतंत्रता इत्यादि इसी में आता है। मोबाइल का आपको ट्रैकिंग पे नहीं लेना, ये सारी 19 की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। इसके अलावा ये आदमी अपना संगठन सम्मेलन कर सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, संगठन बना सकता है, कहीं पे भी निवास कर सकता है, घूमना फिरना कर सकता है। तो 19 में अपने देश में घूमने की जो व्यवस्था है वो 19 में है। कोई भी व्यापार कर सकता है। व्यापार का मतलब वो उस संबंध की डिग्री जरूर धारण किए गए, जैसे कोई MBBS है वही डॉक्टरी कर सकता है। B.Ed किया हुआ आदमी ये जाके नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टरी करूंगा, या जो डॉक्टरी किया हुआ आदमी ये नहीं है कि मैं कॉलेज में लेक्चरर बनूंगा। तो जो जिस प्रकार की व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्थाओं के तहत वो कर सकता है। तो 19 का जो भाग है, जो मूल अधिकार थे शुरू में थे 7, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में। जो 1978 44वां संविधान संशोधन था उसमें एक तो 19 में, उस 19 के पार्ट में था F में, और एक था अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसको यहां से हटा करके अनुच्छेद 300A में कर दिया, इसको लीगल अधिकार कर दिया मूल अधिकार से हटा करके। तो ये था 19। उसके बाद में 20 है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जब अपराध किया है तो उसी समय का कानून लागू होगा। जैसे पोक्सो एक्ट लागू हुआ था 2012 में। यदि किसी व्यक्ति ने नाबालिग के साथ कोई बदमाशी की है, रेप किया है, तो उस 2011 में मान लो किया, तो वो पोक्सो एक्ट उसके लागू नहीं होगा। तो जिस समय अपराध किया उस समय का कानून उस पर लागू होगा। इसके अलावा उस पर एक मामले में 2 मामले नहीं चलाए जा सकते, एक मामले के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और उसको खुद को अपने खिलाफ साक्ष्य गढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे आपको पढ़ते रहते होंगे नार्को एनालिसिस टेस्ट वगैरह, इसमें इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यदि वो हाँ करेगा मुलजिम तो ही उसके नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया जा सकता, अन्यथा नहीं। तो ये था 20। फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21। 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। जो मूल अधिकार है अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी आदमी को अपनी गरिमा से जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यदि और विदेश जाने वाला मामला भी इसी में कवर होता है। विदेश जाने की जो स्वतंत्रता वो धारा अनुच्छेद 21 में कवर हो रही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसी प्रकार से है 22 गिरफ्तारी और निरुद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी गिरफ्तार करते समय किसी व्यक्ति को बताया जाएगा तेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण बताए जाएंगे। उसके अलावा उसको वकील से मिलने की छूट दी जाएगी, और यदि उसको किसी मामले में निरुद्ध किया गया है तो निरुद्ध करने के बाद में उसको निरुद्ध किया गया है तो उसमें एक जो बोर्ड होता है एडवाइजरी बोर्ड, उसके सामने ये मामला जाएगा। हाँ, ये बीच में जो 21A है, 21A वो शिक्षा के संबंध में है। जैसे 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था। बिल्कुल, आप जो 21A है वो संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन है उसके तहत जोड़ा गया था। तो ये था, ये अपने 19, 20, 21, 21A और 22 ये था स्वतंत्रता के संबंध में। फिर है नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, इसमें है मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम, यानी किसी प्रकार की कोई तस्करी नहीं होगी, उससे बेगार प्रथा, मजदूरी जो ज्यादा करा के कम रुपए देना, ये सारा इसमें कवर होता है। तो ये 23। धारा 24 है किसी कारखानों वगैरह में बाल श्रम नहीं कराया जा सकता, 14 साल की कम उम्र के बच्चे को इसमें नहीं रखा जा सकता। एक बार इसको शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, ताकि मैं आपको फिर मेरी एनर्जी के साथ पढ़ाऊं। धारा 24 अनुच्छेद 24 ये है बाल श्रम के खिलाफ कारखानों वगैरह में नियोजित करने के लिए। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। ये आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25, 26, 27 और 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25। भाई आपको समझ में आ रहा है?
अरे जयपुर ग्रामीण में अनुमान सिंह, जयपुर ग्रामीण में क्या करना है भाई, अभी पढ़ाने का मामला है। हाँ 21A जोड़ दिया एजुकेशन वाला भाई, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को शेयर करने से मुझे एनर्जी मिल जाएगी, मैं इसको फिर नॉन स्टॉप आपको पढ़ा दूंगा। फिर है 25, 26, 27, 28। 25 में है व्यक्ति अपने अंतःकरण से कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा, सभी धर्म बराबर से है। तो 25 में है कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपने अंतःकरण से धर्म स्वीकार कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा सिख जो समुदाय के लोग हैं वो कृपाण रखते हैं, उन अब कृपाण वैसे हथियारों में आता फिर भी वो सभा कर सकते हैं, वो इसी के तहत छूट है, अनुच्छेद 25 के तहत। इसी प्रकार से आपने देखा होगा सिख लोग जो पगड़ी बांधे हुए रहते हैं उनको हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है, यदि वो हेलमेट नहीं लगावे तो उनका कोई चालान नहीं करेगा, वो इसी के तहत छूट है, अनुच्छेद 25 के तहत बिना हेलमेट के भी वो जा सकते हैं, ये उनको छूट मिली हुई है। हाँ कृपाण का मतलब तलवार ही होती है भाई, कपिल कुमार भाई। आप कहो तो मैं कंटिन्यू रखूं, नहीं तो स्टॉप कर दूंगा, एज योर, आप जैसा मुझे बताओगे। एक बार बता दो मुझे, आपके लाइव होने का आपके प्रमाण दे दो। इसी प्रकार से 26 में है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी दूसरे धर्म को बिना प्रभावित किए हुए मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में है किसी भी व्यक्ति पर किसी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, किसी भी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। और 28 है किसी भी सरकारी या जो सरकार द्वारा कुछ खर्च उठाती हो वो संस्थाएं अपने उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, किसी पर्टिकुलर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में अधिकार 25, 26, 27, 28। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन 29 और 30। 29 और 30 ये ध्यान रखना, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये जो अधिकार है वो विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के लिए, पर्टिकुलर ये अल्पसंख्यकों के लिए। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा है, तो उसमें आता है 29 और 30। अब 29 को तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये दूसरे पे भी लागू होगा, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक कौन, जो भाषा से अल्पसंख्यक है या धर्म से अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक है, वो अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए, यानी संस्कृति के लिए 19 है और शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए 30 है। तो 30 नंबर जो आर्टिकल है शिक्षा से संबंधित, ये पूर्णतया अल्पसंख्यकों के लिए है। यदि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आता है कि अल्पसंख्यकों के लिए इनमें से कौन सा मूल अधिकार है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 27, तो आपको इसका 30 आंसर राइट करना है। उसके बाद में 29 और 30 हो गए। अब 31 है वो उसको हटा दिया गया है, आपको पता है ये संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। फिर जो है 32 नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो केवल जो 32 है उसमें सुप्रीम कोर्ट, और 226 आर्टिकल में हाई कोर्ट रिट जारी करता है। अब 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रिट होती है। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने पर। मैंडेमस प्रमादेश, यानी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बैठा और प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। फिर प्रोहिबिटेड, ये ऊपर का कोड नीचे के कोड पे जारी करता है, यानी प्रतिषेध कि भाई तुम लोग जो अपना कार्य कर रहे हो वो प्रॉपर रूप से नहीं कर रहे हो। या फिर सरसोरारी उत्प्रेषण मतलब जैसे किसी नीचे के कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया और उसको लगता कोर्ट को कि अपन को प्रसंज्ञान लेना चाहिए, फिर वो देखता सरसोरारी जारी करके और वो रिकॉर्ड मंगाता है, यदि वो गलत लगता तो उसको खारिज कर देता, सरसोरारी। फिर है को वारंटो
वो वारंट है कि ये आप किस अधिकार के तहत में सार्वजनिक पद पर बैठे हुए इस संबंध में है। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत जारी कर सकता है। तो ये था मूल अधिकार। फिर है अनुच्छेद 33 है सशस्त्र बल और मूल अधिकार, जहां सशस्त्र बल है उनके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। 34 है जहां पर कोई सैन्य शासन लगा हुआ हो, कोई युद्ध हो, अशांति हो गई, सैन्य शासन लगा हुआ हो, तो वहां पर ये मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। फिर है 35 है संसद है वो नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए उसका अल्पीकरण कर सकती है और ये लागू कर सकती है, मूल अधिकार को कम करके नीति निर्देशक तत्वों के लिए कानून बना सकती है संसद। तो ये था मूल अधिकारों का चैप्टर। मूल अधिकारों का चैप्टर था अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच में। आपको क्या मूल अधिकार और रिवीजन हुआ भाई? आपकी समझ में आया? भादरा हनुमानगढ़ से शाबाश। ढाका 32 आर्टिकल को अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। VRS बहुत अच्छा लगा। रोहित यस सर। हाँ, नेक्स्ट अपन करते हैं नीति निर्देशक तत्व, जो DPSP जिसको बोलते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। ये गैर परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसको लागू नहीं करा जा सकता। जो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने मूल अधिकारों को 2 पार्ट में बांटा था। जो मूल अधिकार उस समय तत्काल लागू किए जा सकते थे उनको मूल अधिकारों में शामिल किया गया, और जो राज्य सुविधा अनुसार या व्यवस्थाओं के अनुसार लागू करेगा उसको DPSP में शामिल किया गया था। तो ये जो थे ये आयरलैंड से लिए गए थे। ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड से लिए गए थे। और ये भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच में आर्टिकल गैर परिवर्तनीय है, न्यायालय इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता। अब इसका अपन सिलसिलेवार अध्ययन करेंगे 36 से लेके 51। 36 जो अनुच्छेद है, शाबाश रोहित, नॉन जस्टिबल आयरलैंड, बिल्कुल ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बताइए मुझे। सवर्ण सिंह समिति, ये आगे पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, तब अपन को बताएंगे सवर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पे 42वें संविधान संशोधन हुआ था और मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। समझ में आ रहा है ना आपके? तो DPSP में आपको पढ़ाएंगे अभी 36 है, उसमें वही राज्य की परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। राज्य इसके लिए सेम परिभाषा है 36 और उसकी। फिर 37 में है कि ये गैर परिवर्तनीय होंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 36 में लिखा हुआ है। और राज्य की ये ड्यूटी होगी कि इनको लागू करने का प्रयास करे। राज्य की ड्यूटी होगी कि इनको लागू करने का प्रयास करे, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 36 में। फिर है अनुच्छेद 38। क्या है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 है पोषण स्तर में सुधार करेगा, इनके पोषण स्तर में। 7 में प्रतिष्ठा, अवसर और आय, इनकी असमानता को दूर करेगा। ये कह रहा है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है प्रतिष्ठा, अवसर और आय की असमानता को दूर करेगा, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 यानी 3 तरीकी 3 गुणा, यानी इसमें स्त्री 3 गुणा भारी होती है, ऐसे करके याद रखो आप। यानी स्त्री और पुरुष को बराबर रूप से रोजगार का साधन उपलब्ध कराएगा, ये राज्य की ड्यूटी होगी। समान काम का समान वेतन, कई बार ये पूछते समान काम का समान वेतन किस अनुच्छेद में? वो 39 में, समान काम का समान वेतन। इसी प्रकार से इनकी कोई भी किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा स्त्री पुरुष का, और बालकों की जो सुकोमल अवस्था है उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए राज्य व्यवस्था करेगा। ये है 39। एक 39A बाद में जोड़ा गया था, वो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सबको समान न्याय मिले ऐसी राज्य व्यवस्था करे और निःशुल्क विधिक सहायता मिले, निःशुल्क विधिक सहायता मिले। ये है 39A में। ये कई बार पूछा जाता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A में है। फिर आपने पढ़ा होगा 40 ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये गांधी जी ने ग्राम पंचायत और स्वराज की अवधारणा स्थापित की थी। तो 40 में है ग्राम पंचायत GP। फिर है 41
41 में है बूढ़ा ठाडा और बेरोजगार जैसे लोगों को सहायता करेगा, मतलब विशेष सुविधा उपलब्ध कराएगा। जैसे आपको पता होगा बेरोजगार जो भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सारी इसी के तहत मिलती है। ऐसे लोगों को सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा, काम और शिक्षा प्लस सहायता उपलब्ध कराएगा। ये है 41 में। इसके बाद में है 42 है काम के न्यायोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। यानी न्यायोचित दशा, जैसे आप देखता होगा नरेगा में जो काम करते हैं उनके छाया वगैरह की व्यवस्था कराते हैं, वो न्यायोचित दशा हो गई, याद रखना 42 में। और प्रसूति सहायता जैसे एम्बुलेंस 104 108 ये प्रसूति सहायता, ये हो गया 100 इसका 42। फिर 43 है मजदूरों को, श्रमिकों को मजदूरी उपलब्ध कराना और उद्योग जो कुटीर उद्योग की स्थापना करना, वो है 43 में। यानी जैसे नरेगा है, नरेगा की वजह से इनको कामकाज मिल रहा है, मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। फिर 43A जोड़ा गया था, यानी जो श्रमिक है उनको औद्योगिक प्रबंधन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। जैसे कोई उद्योग वगैरह है तो उनकी भागीदारी जो सुनिश्चित करना है वो है 43A में। 43B जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन से 2011 में। इसमें है सहकारी समिति वगैरह की स्थापना करना, जो 97वां संविधान संशोधन था 2011 में, उससे जोड़ा गया था 43B ये था 43। फिर 44 मतलब 4 और 4 दोनों बराबर, यानी समान सिविल संहिता, 4 और 4 समान सिविल संहिता। राज्य प्रयास करेगा समान सिविल संहिता लागू करने, एक जैसा कानून सबके लिए। तो ये एकमात्र अभी तक केवल गोवा ऐसा राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, और बाकी किसी भी स्टेट में समान सिविल संहिता लागू नहीं है। फिर है 45 आर्टिकल में बता रहा हूं, ये आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में है 6 साल तक के शिशु के लिए देखभाल की व्यवस्था राज्य करेगा, 45। और फिर है 46 में है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य अनुसूचित जाति जनजाति, उनका संरक्षण करेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगा, 46। 46 क्या है, SC ST OBC वगैरह, ये जो पिछड़ा वर्ग महिला, इनका संरक्षण करेगा, आगे बढ़ाने के कार्य करेगा, इसे ऐसी व्यवस्थाएं कराएगा। फिर है 47 में है लिविंग स्टैंडर्ड सुधारेगा। लिविंग स्टैंडर्ड और तब सुधरेगा जब उस पर नशे पत्ते वाले मध्य ये रोगों इस पे रोक लगाएगा। जैसे गुजरात में है शराबबंदी की गई है, वैसे बिहार में भी शराबबंदी की गई है। ये एक 47 आर्टिकल का उदाहरण है, आप ध्यान रखिए। गुजरात में शराबबंदी इसी के तहत है, और बिहार में भी जो मुख्यमंत्री ने की है वो भी इसी के तहत एक उदाहरण है। फिर है 48 मतलब कृषि और पशुपालन का बढ़ावा देगा। 4 दूनी 8 मतलब काफी मेहनत पड़ती है कृषि और पशुपालन में, तो कृषि और पशुपालन के लिए ये है 48। फिर है 48A यानी पशु कहाँ जाएंगे चरने के लिए, वन्य और वन्य जीव जंगल की संरक्षण करेगा। ये 48A में जोड़ा गया, वन और वन्य जीवों का संरक्षण राज्य करेगा, इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, वो है 48A। इसी प्रकार से 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, राष्ट्रीय महत्व के उनकी व्यवस्था राज्य करेगा। फिर है 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से, भागीरथ साहू आप कहाँ से हैं? रोहित भागीरथ, अरे क्या हुआ भाई भागीरथ? रोहित 47 नशा पत्ता पे रोक, बिल्कुल 47 सही है। काउ सोल्टर 48 कृषि और पशुपालन संगठन, बिल्कुल रोहित सही कह रहा। इंदू सर दिन में लंबी क्लास, तो अब आप बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे, तो क्या इंदू अब रेस्ट, बस थोड़ी सी देर में रेस्ट करेंगे। पचास है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अलग अलग करेंगे, एक दूसरे के कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे।
और 51 है विदेशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था राज्य करेगा, विदेशों से यानी फॉरेन पॉलिसी, विदेशों से अच्छी व्यवस्था के लिए। तो ये था अपना डीपीएसपी। डीपीएसपी समझ में आया हो, रिवीजन हुआ हो तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से फटाफट बता दें। फिर है मौलिक कर्तव्य। ये सबको आ रहा, समझ में आ रहा, जो अभी तक पढ़ रहे हैं सामने हैं वो समझ में आ रहा। तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जब देश में संविधान सभा ने संविधान लागू किया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्य फिर जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। एक सवर्ण सिंह समिति बनी थी, सवर्ण सिंह समिति। सवर्ण सिंह है वो इंदिरा गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने ये रिपोर्ट दी थी। 42वां संविधान संशोधन इसी समिति की रिपोर्ट पे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। इसमें जो ये रिपोर्ट दी थी कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाए, तो भाग 4A जोड़ा गया संविधान में। भाग 4A या जिसको 4K बोल सकते हैं वो जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, 51A अनुच्छेद जोड़ा गया। इसके तहत उस समय 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? उस समय थे 10 मौलिक कर्तव्य। फिर ये बताइए आपने 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? भाई 10 तो मूल कर्तव्य थे उस समय जब ये देश में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में जोड़े थे उस समय। उसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शाबाश। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उससे 2002 में ये जोड़ा गया था। विमल कुमार जगत 2002 में। अब मेरे से ज्यादा तो आप लोग थक गए होंगे, मुझे लग रहा है आपको 2.5 घंटे से भी ऊपर हो गए, लगभग 3 घंटे होने को जा रहे हैं। आप लोग ज्यादा थक गए होंगे। तो ये थे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 10 थे, आपने 10 और 11वां था ये जो शिक्षा के अवसर, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा। ये था 11वां मूल कर्तव्य। देवश्री गहलोत, शाबाश। तो ये था 11वां मूल कर्तव्य। तो ये था अपना मौलिक कर्तव्य जो 1976 में जोड़े गए थे, और उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। अब आप उसके बाद में आता 52, आपको पता होगा, राष्ट्रपति। अब मैं बस 5-7 मिनट में अपनी क्लास को खत्म करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आपने देखा होगा एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति है वो एक जो संविधान का संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से तो प्रधानमंत्री होता है, परंतु कहने को वो राष्ट्रपति होता है, इसका प्रमुख, संवैधानिक मुखिया। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति वो होता है। और युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को बंद करने की घोषणा करना, ये इत्यादि प्रकार के जो काम है वो राष्ट्रपति के आदेश से होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, दूसरे महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पोस्टें हैं उनकी नियुक्ति, ये काम राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति के जो है वो एक पता होगा आपको, जो अनुच्छेद 54 है वो है निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल होता है जो इसका निर्वाचन करता है। निर्वाचक मंडल होता है अनुच्छेद 24 के तहत जो उसका निर्वाचन करता है। ये निर्वाचन वाली जो पद्धति है वो कौन से राष्ट्र से ली गई है? निर्वाचन की जो पद्धति है ये ली गई है आयरलैंड से। ये आयरलैंड से निर्वाचन की पद्धति ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके का होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा, यूटी की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये सबके जो निर्वाचित सदस्य है, ध्यान देना, जो सबके निर्वाचित सदस्य है वो इसमें भाग लेते हैं। जो निर्वाचित सदस्य है वो इसमें भाग लेते हैं।
इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब इसकी जो चुनाव पद्धति है वो कैसे होती है? चुनाव होता है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, नंबर 1। नंबर 2, सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल हस्तांतरणीय, सीक्रेट गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष। समझ में आया आपको? पहला है समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। फिर है सिंगल ट्रांसफर, एकल हस्तांतरणीय। फिर है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। फिर है गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। इस पद्धति से इनका चुनाव होता है और ये पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई है। और इसी पद्धति से रासममी पप्पू की योग्यता शर्तें समान, नाम मात्र प्रधान, आयरलैंड से 56 पदावधि। और इनका जो शपथ होती है राष्ट्रपति की शपथ होती है अनुच्छेद 60 के तहत, शपथ होती है राष्ट्रपति की अनुच्छेद 60 के तहत। अब इसकी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो दिलाता है। यदि वो अपने पद पे नहीं होता या किसी कार्यवश बाहर गए हुए होते हैं तो जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है, सबसे पहले वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति है वो तो रखता है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, और ये लगता है राष्ट्रपति जो रखता है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। फिर है वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो, ये है इसकी योग्यताएं। उसके बाद में आपको पता हो अनुच्छेद 65 क्या कहता है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय उपराष्ट्रपति इनका कार्यभार संभालता है। उपराष्ट्रपति भी जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो राष्ट्रपति शपथ लेता है। शपथ लेने के बाद में वो आगे की कार्रवाई स्टार्ट करता है। और उस समय जब वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसको वेतन वगैरह सब राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं। उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो वो है उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद जो 65 है वो है आपके इसके उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक के रूप में कौन संभालता है। इसी प्रकार से एक है महाभियोग। राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वो इम्पीचमेंट कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। ये अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित है, अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित है ये महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग में जो है वो संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें राज्यसभा के और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें ये इसके महाभियोग की प्रक्रिया चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो सकती है चाहे राज्यसभा से स्टार्ट होती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। और स्पेशल बहुमत से ये जब प्रस्ताव पारित होता है तो ही उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता। अब तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिसको महाभियोग से हटाया गया हो। तो ये अनुच्छेद, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये ली गई है यूएसए से, ये प्रक्रिया ली गई है यूएसए से, अमेरिका से ली गई है। तो ये था अपने इसको महाभियोग की प्रक्रिया के किस प्रकार। इसी प्रकार इनके जैसे आप पावर देखे जाए तो ये अनुच्छेद 72 के तहत इनको समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद जो 143 है वो ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकते हैं। 108 के तहत संयुक्त सत्र बुला सकते हैं, परंतु उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। 123 है जो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो ये अध्यादेश ला सकते हैं 123 आर्टिकल के तहत। 123 आर्टिकल के तहत ये अध्यादेश ला। अनिता जाट 61, शाबाश रोहित
नया राष्ट्रपति आने तक खाली नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई, जब तक नया नहीं आएगा तब तक नहीं करेगा। 143 सलाह ले सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था अपने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित प्रक्रिया। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे संसद है, तो संसद है वो 79 है, ये राष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। कई बार लोग गलती कर बैठते हैं, संसद को मान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा दो ही, जबकि राष्ट्रपति भी उसका अभिन्न अंग है, वो सदस्य नहीं है बट उसका अंग है। ये आर्टिकल 79 कहता है। आर्टिकल 80 कहता है कि जो है राज्यसभा होगी, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य, 250 हो सकते हैं, उसमें 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, बाकी सदस्य निर्वाचित होकर के भिन्न भिन्न राज्यों से आते हैं। और लोकसभा में जो पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के निर्वाचित कर सकते थे राष्ट्रपति, वो अब 104वें संविधान संशोधन से उनके रिजर्वेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया है। 104वां जो संविधान संशोधन है वो 104वां संविधान संशोधन है SC ST के आरक्षण को 2030 तक 25 जनवरी 2030 तक आगे बढ़ाया गया है, 104वें संविधान संशोधन। इसी प्रकार से जो 81 है वो है लोकसभा, इसका वर्णन है 81 में। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और ये जो मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो एक बार ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और उसके दूसरी बार है वो मानने के लिए बाध्य है, वो अनुच्छेद 74 कहता है। इसी प्रकार से 75 जो है वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये मंत्री जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से जैसे अपना ये संसद का मामला है, मंत्रिपरिषद है, वैसे ही राज्यों में विधान जो मंडल होता है उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यपाल के लिए इसी प्रकार के काम करती है, उनके लिए भी है। और जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो भी ये राष्ट्रपति करते हैं, और महान्यायवादी जो होते हैं वो और मंत्री किसी भी सत्र में भाग ले सकते, सदन में भाग ले सकते, चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे राज्यसभा का सदन हो, परंतु वो वोट जो मंत्री होगा उसी सदन में देगा जिसमें वो सदस्य है, और जो भारत का महान्यायवादी है उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, वो केवल अपना सरकार का पक्ष रख सकता, वो वोट नहीं दे सकता। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री 6 महीने के लिए बिना सदन का सदस्य हुए बन सकता है, परंतु उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से आज का जो अपना पॉलिटी का जो टॉपिक है वो आपको मैंने इसके महिला और बाल अधिकारों के साथ साथ में काफ़ी चैप्टर कवर करने की कोशिश की। अभी 3 घंटे हो गए हैं तो आप लोग थक गए होंगे, इसलिए अब आज की क्लास को आपकी परमिशन से यही विराम देते हैं। और आप लोगों को लगे कि ये टॉपिक आगे बढ़ाना चाहिए तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा ये भी कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, कितनी आई है कितनी नहीं आई है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिए और लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।